ठीक है स्टूडेंट्स, वैदिक एजुकेशन के जो गुण हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण और दोष, उस पर आज बात करेंगे। पहला जो गुण था इसका वो था निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। छात्रों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता था। सभी प्रकार के व्यय की पूर्ति समाज के संपन्न वर्ग द्वारा प्राप्त दान, भिक्षाटन व गुरु दक्षिणा से होती थी। दूसरा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। वैदिक कालीन शिक्षा मनुष्य को वास्तविक मानव धर्म, आध्यात्म, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति हेतु प्रेरित करती है। रुको भाई, सौरभ हैज एंटर्ड नाउ। ठीक। तीसरा, शिक्षा की व्यापक पाठ्यचर्या, ब्रॉड करिकुलम ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था। इसके कारण पाठ्यचर्या में परा आध्यात्मिक व अपरा भौतिक दोनों प्रकार के विषयों और क्रियाओं के स्थान दिया जाता था। अतः शिक्षा के बहुपक्षीय उद्देश्यों के कारण शिक्षा की अब पाठ्यचर्या अति व्यापक थी। चौथा, शिक्षा का व्यापक अर्थ था, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वैदिक काल में छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय में कभी आलस्य ना करें। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद वे लोग अध्ययन और चिंतन ही किया करते थे और समाज को अपने अध्ययनों से लाभ पहुंचाया करते थे। अगला भाई, शिक्षा का जीवन से संबंध। शिक्षा जीवन के लिए तैयार करती थी। विद्यार्थी को ऐसा ज्ञान दिया जाता था कि उसमें ऐसी योग्यताएं विकसित हों जिससे वह अपना और अपने परिवार का भली भांति भरण पोषण कर सके। नेक्स्ट है गुरु एवं शिष्यों का अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। वैदिक काल में गुरुकुलों के कठोर नियमों का गुरु एवं शिष्य दोनों ही पालन करते थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे व गुरुओं के आदर्श व आचार विचार का सीधा प्रभाव शिष्यों पर पड़ता था। इस प्रकार गुरु एवं शिष्य दोनों ही सादा व अनुशासित जीवन जीते थे। नेक्स्ट है गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध, गुड रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल्स। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत रहते थे, तो शिष्य गुरुओं का आदेश मानने व सेवा करने को तत्पर रहते थे, क्योंकि जब तक शिष्यों की गुरुओं में श्रद्धा नहीं होगी वे उनसे कुछ सीख नहीं सकेंगे, और जब तक गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित नहीं होंगे वे उन्हें कुछ सिखा नहीं पाएंगे। अतः दोनों के मध्य मधुर संबंधों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है उत्तम व प्रभावी शिक्षण विधियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम व प्रभावी विधियों का विकास किया, जिसमें व्याख्यान विधि, अनुकरण, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श व विश्लेषण विधि, श्रवण मनन, निधिध्यासन, तर्क प्रयोग एवं अभ्यास तथा नाटक व कहानी विधि प्रमुख थी। नेक्स्ट है भेदभाव का अभाव। शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी बच्चे एक साथ एक परिवेश में शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला है विशुद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली, प्योर इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का सबसे मूलभूत गुण उसका विशुद्ध रूप में भारतीय होना है। इसकी यही विशेषता आज भी शिक्षाविदों को इसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर विचार करने को विवश कर देती है। आज भी इसकी कुछ कमियों पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो यह प्रणाली ठोस एवं सकारात्मक परिणाम दे सकती है। कुछ इसके दोष भी थे, वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष, डीमेरिट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। पहला है धर्म को अत्यधिक महत्व, इमेंस इम्पोर्टेंस टू रिलीजन। वैदिक कालीन शिक्षा में धर्म को अत्यंत महत्व दिया गया था। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था धार्मिक विचारों से प्रभावित होती थी।
छात्र प्रायः धार्मिक ग्रंथों तथा कर्मकांडों का अध्ययन करते थे। धर्म पर आधारित इस शिक्षा व्यवस्था ने कालांतर में शैक्षिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। सेकेंड है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। वैदिक काल के प्रारंभ में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु बाद में सामाजिक कारणों से स्त्रियों की उपेक्षा होने लगी। इस संदर्भ में डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया था। इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान नहीं जान पड़ता है। इस प्रकार उस समय स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं थे, और जिन गुरुकुलों में कन्या प्रवेश ले सकती थी उसमें भी केवल गुरुओं, राजाओं और धनी वर्ग की बच्चियां ही प्रवेश ले पाती थीं। साफ जाहिर है कि उस काल में स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ मासेस। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जन साधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की। उत्तर वैदिक काल में वर्णानुसार कर्म की शिक्षा देना और शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित कर देना ही जन शिक्षा का विरोधी कदम था। इस संबंध में कोई डॉक्टर हैं लेकर उन्होंने कहा है, संभवतः हिंदू शिक्षा प्रणाली जन साधारण की शिक्षा की उन्नति करने में असमर्थ रही, क्योंकि इसका लोक भाषाओं की उपेक्षा और संस्कृत भाषा पर ध्यान केंद्रित था। नेक्स्ट है शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, नेग्लिजेंस ऑफ शूद्र एजुकेशन। वैदिक काल में शूद्रों को हे दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यों को था। हाँ, एक मिनट बेटा रुक जाओ। शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई, बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित रखकर उनके प्रति घोर अन्याय भी किया गया। नेक्स्ट है अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, इरेगुलर करिकुलम। वैदिक काल में सभी गुरुकुलों की पाठ्यचर्या भिन्न भिन्न थी। इसका एक कारण शिक्षा पर किसी तरह का बाह्य नियंत्रण न होना भी था, बल्कि किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या का निश्चित होना अधिक अच्छा होता है। नेक्स्ट है लोक भाषाओं और धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः केवल संस्कृत के अध्ययन व अध्ययन पर आश्रित होने के कारण अन्य लोक भाषाओं की उपेक्षा का कारण बनी, जिससे अन्य भाषाओं की प्रगति नहीं हो सकी। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के धर्म का आधारभूत स्थान होने से धर्मनिरपेक्ष विषयों की भी उपेक्षा हुई। नेक्स्ट है कठोर अनुशासन। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के संयम से लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में गुरु के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों के पालन को ही अनुशासन माना जाने लगा। शिष्यों को गुरु के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। नेक्स्ट है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यह व्यक्तिगत नियंत्रण में थी, उस पर गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। परिणाम स्वरूप शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो सका, जन शिक्षा का संप्रत्यय विकसित नहीं हो सका और स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। आज की परिस्थितियों में किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है, ये आप जानते हैं। आय के अनिश्चित स्रोत व भिक्षाटन। वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भांति राज्य से कोई निश्चित अनुदान नहीं मिलता था। ये राजा, महाराजा और धनी लोगों की कृपा पर निर्भर होता था। यही कारण है कि उस काल में कुछ गुरुकुलों की स्थिति अति दयनीय थी। इस काल में सभी गुरुकुलों के छात्र समाज में भिक्षा मांगने आते थे, या उस समय के गुरुकुलों के आय का स्रोत होता था। नेक्स्ट है धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर अधिक बल। वैदिक काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी। उस काल में भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र पाठ्यचर्या के अनिवार्य विषय थे और इनकी शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। छात्रों की अधिक से अधिक शक्ति धर्म ग्रंथों के अध्ययन और धार्मिक क्रियाओं के संपादन व्यय होती थी। यही कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में बहुत पीछे रह गया। इसके बाद है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का आधुनिक
भारतीय शिक्षा प्रणाली में विकास में योगदान, ये सब आप जानते हैं कि आजकल जो समस्याएँ हैं, असंतोष है, अनुशासनहीनता है, बेरोज़गारी, निर्धनता, वर्ग संघर्ष, सामाजिक बुराइयाँ, इस तरह की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं समाज की, अगर हम थोड़ा-सा वैदिक कालीन युग में जो शिक्षा थी, उसका बेस लेके चलेंगे, तो बहुत सारी वर्तमान शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका समाधान हमें मिल पाएगा और हम ज़्यादा बेटर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अनुशासन पहले हुआ करते थे, जो गुरु-शिष्य का संबंध हुआ करता था, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर हुआ करता था, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी थे, जो सिंपल लाइफ ऑफ स्टाइल सिखाई जाती थी रहने की, उससे बहुत सारी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। तो यहाँ आज के लिए बेटा इतना ही।